सकता है, चिंता हो सकता है, देशभक्ति हो सकता है, श्रृंगार हो सकता है, पर्व त्योहार के गीत हो सकते हैं, देवी गीत हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी फूहड़ गीत नहीं गाया। तो अब आज की पीढ़ी पे उसका एक दारोमदार है, और उस जो पीढ़ी है उसके साथ साथ जो श्रोता पीढ़ी है उसको भी दारोमदार है। तो इस पे ज्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा। मतलब आप इस पर ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन ये अब दर्शकों पर किसको मैं ये दोष कहकर देंगे? कि जो नहीं नहीं आकाश ये भाई अब कहकर कि किसको दोष देंगे? क्या कह रहे थे? हम बोल रहे थे कि आखिर हम दोष किसको दें? नहीं नहीं, लेकिन जो गीत लिखने वाले लोग हैं, जो गीतकार हैं, जो गायक हैं, वो लिखते समय फिर इसका मतलब है कि उनका एक जो है दर्शक वर्ग टारगेट है, बस उनके लिए ही हम ये गीत बना रहे हैं। बिल्कुल भाई, लिखने वाला अपने से थोड़ी लिखता है, लिखने वाले के पीछे प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है, फिल्म का स्क्रिप्ट हम्म। राइटर होता है, तो वो अकेले नहीं है। वो एक गाना आपने गाया था, जिया हो बिहार के लाला। वो गीत जी कैसे मिला आपको? आप वो उसके गायक आप कैसे बने? बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो इसकी ज्यादा जानकारी वैसे तो काफी है, लेकिन मैं आज आपको बताऊं कि अनुराग कश्यप की फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, और उन लोगों हम्म। ने इस गाने के लिए बहुत लोगों को ढूंढा, लेकिन जो स्नेहा खानवलकर जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं और अनुराग कश्यप जो डायरेक्टर थे फिल्म के, उन लोगों को चाहिए था एक ऐसा वॉइस जो रॉ हो बिल्कुल, और उसमें बिहार की मिट्टी का वो ऐसा बोलते हैं। तो जब उस गाने को कई लोगों से गवाया जा चुका था, हम्म। फिर बाद में अनुराग भाई और मनोज बाजपेयी जी हमसे कहा कि मनोज भाई वो गाना गा दो, तो मेरे लिए 10-12 दिन इंतजार हुआ, क्योंकि मैं उसमें बहुत बिजी था। अच्छा, आप व्यस्त थे तो आप इस गीत के लिए 10-12 दिन आपका इंतजार किया गया? हाँ, और इंतजार हुआ, और जिस दिन मैं गाना गाने गया तो अनुराग खुद आए स्टूडियो, और जब मैं गाना गाने लगा, वो एक 17-18 मिनट का मेकिंग ऑफ जिया हो बिहार के लाला है, उसको देखेंगे। मैं गाते रहा, कई बार कुछ अपने स्वर लगाता था, और वो जो इस गाने को लिखे हैं वो वो भी बहुत बड़े लिरिक राइटर है। हम्म। मैं उनका नाम अभी अचानक भूल गया, सुनेगा तो बहुत मारेगा मुझे। हम्म। वो हमारे बीएचयू से ही पढ़े लिखे हैं वो। तो वो तीनों लोग स्टूडियो में थे, और जब मैं गाना गा रहा था तो एक टाइम आया कि मैं अपनी धुन में गाने लगा, उन्होंने वो एक म्यूजिक लगा के छोड़ दिया, और मैं 18-19 मिनट गाता रहा। अचानक मुझे लगा, यार तुम लोग क्या कर रहे हो, गवा रहे हो कि मजाक कर रहे हो अनुराग भाई? हम्म। तब अनुराग भाई ने बोले कि बस मिल गया, मुझे मिल गया। वो बाहर आए और गले लगाए। नेहा करवलकर भी बहुत खुश थी। उन लोगों ने बोला हमें मिल गया, जो हम ढूंढ रहे थे मिल गया। तो कभी कभी गाना मिलना भी एक भाग्य होता है आकाश पर। हम्म। जैसे एक बार एक बार आप उस जिंदगी गीत को में गुनगुना दीजिए। कई लोगों ने मुझसे इसकी डिमांड है आपके लिए कि एक बार बोलिएगा उनको कि जिया हो बिहार के लाला वो जरूर सुनाए। हो जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया तू 1000 साल, अरे जिया हो यूपी के बाला, जिया 10,000 साल।
जिया तू हजार नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया भैया भैया। कोई अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया। तनी जान जला के गीत के तेल पियावा ये भैया। तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया 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 भैया। मनोज भाई, आपका रजिस्टर्ड पूरा नाम क्या है? कई जगह मनोज तिवारी होता है, कई जगह मनोज तिवारी मृदुल होता है। मृदुल मेरा उपनाम है। हाँ, यही मैं जानना चाहता हूँ। मृदुल मेरा उपनाम है। जब मैं सिंगिंग करता हूँ और खास तौर से जब भजन गाता हूँ, माता के गीत गाता हूँ, डिवोशनल गाता हूँ, तो उस समय मनोज तिवारी मृदुल लिखता हूँ। तो ये नाम आपने खुद से जोड़ा या किसी ने सजेस्ट किया, किसी ने बताया होगा कि ये नाम आप जोड़ लीजिए? गुलशन कुमार जी ने सजेस्ट किया था मुझे। गुलशन कुमार जी? गुलशन कुमार जी ने, उन्होंने नाम दिया था मुझे। मैं इसको उनका एक प्रसाद समझ के रख लिया। देखिए, हम लोगों को जिस टाइम गुलशन कुमार जी ने मौका दिया है, उस समय सिंगिंग में एल्बम निकल जाना बहुत बड़ी बात है। मैं बात कर रहा हूँ 96 की। और गुलशन कुमार जी ने दे दिया। मैं पहले मनोज कुमार तिवारी लिखता था। मनोज कुमार तिवारी, मनोज कुमार तिवारी। अच्छा, मनोज कुमार तिवारी। हाँ, तो अब उसको कुमार हटा के मनोज तिवारी मृदुल। और मेरा फर्स्ट नाम 1996 में टी सीरीज के द्वारा निकले हुए एल्बम पे। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि काफी प्रभाव रहा गुलशन कुमार का आपकी जिंदगी के ऊपर, खास करके गीत संगीत के क्षेत्र में? नहीं, चांस देने के लिए। देखिए, सबका कोई जो ब्रेक देने वाला कोई ना कोई होता है। तो मुझे सिंगिंग में ब्रेक देने वाला वो तो गुलशन कुमार जी ही। बीएचयू की आपकी कोई एक कहानी जो आपको लगे कि अभी भी आप याद करते हो तो आपको लगे कि आप बीएचयू के हॉस्टल में पहुंच गए, ऐसी कोई कहानी है? हालांकि आप क्रिकेट टीम के कैप्टन थे तो ऐसी कहानी जरूर होगी आपके पास, 3 4 5 दर्जन भर तो जरूर होगी। एक कहानी मुझे भूलती नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम में मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैं 11 में नहीं आ पाता। अच्छा। मैं हमेशा मैं 12वां भी नहीं होता था, 13वां 14वां 15वां होता था। तो मैं उस समय बीपीएड कर रहा था। नहीं, मैं उसमें बीए कर रहा था। तो अपने क्लासरूम में हमने एक दो मित्रों से बताया, यार हमरा के खिलावते नहीं खसन, टीमुआ में तो रख ले बड़ा सन। तो एक हमारे मित्र थे प्रदीप राय, उन्होंने कहा अच्छा नहीं खिलाओ तो हमनी के कुछ करल जाई। तो अगले दिन जब मैच था तो हमारे क्लास के सभी लोग आ करके ग्राउंड में बैठ गए। नो मनोज, नो मैच। उसके बाद टीम में मेरा नाम डाला गया और मैंने पहले ही मैच में 4 विकेट लिए और उसके बाद तो मैं स्टार हो गया। फिर कभी मैं टीम 11 से बाहर रहा ही नहीं। अच्छा, मतलब आप टीम में गेंदबाज के तौर पर रहते थे? हाँ, मैं गेंदबाज के तौर पर रहता। तेज गेंदबाज? जी हाँ, ओपनिंग बॉलिंग। आपने मनोज प्रभाकर को बॉलिंग करते हुए देखा होगा। वही वैरायटी हमारी बॉल की भी थी। हम मीडियम पेसर इन स्विंगर थे, जैसे वकार यूनिस पाकिस्तान के, भारत के मनोज प्रभाकर,
तो ये सब जो है, जैसे आज भुवनेश कुमार हैं, हम लोग इस तरह के बॉलर होते हैं। बैटिंग करने में मजा आता है कि नहीं? अब आता है, तब तो डर लगता था। अब ज्यादा मजा कहाँ आता है? अब ज्यादा मजा कहाँ आता है बैटिंग करने में? राजनीति वाले पिच पर या अभी भी क्रिकेट वाले पिच पर? नहीं, देखिए, स्पोर्ट्स का एक अलग ही आनंद है। जो स्पोर्ट्स पर्सन रहा है या है, स्पोर्ट्स में विश्वास करता है, वो बहुत सारी चीजें बर्दाश्त कर सकता है लाइफ में। मैं आजकल सोशल मीडिया देखता हूँ। सोशल मीडिया पे तो आजकल ना एक अंधाधुंध गाली देने की आदत पड़ गई है। मैं समझता हूँ ना कि एक बात को फैलाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किस परिस्थिति से गुजर रहा है, उसको देश के जो सोशल मीडिया के साथी हैं, उनको पहले समझना चाहिए। बिना समझे गाली गलौज या शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और कौन लोग हैं जो बात कहनी भी चाहिए तो तरीके से कहनी चाहिए। अपनी वॉइस रेज करिए, लेकिन किसी को गाली दे के नहीं, किसी को बहुत खराब शब्द बोल के नहीं। तो अगर ऐसा होने लगेगा तो सोशल मीडिया का पावर लोकतंत्र को मजबूत कर देगा। तो कौन लोग हैं ये आप जो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर गाली गलौज करते हैं? ऐसे आपका जो कहना है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसी स्थिति तो है, सोशल मीडिया पर लोग खूब, खासकर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर खूब जमकर गाली गलौज करते हैं। तो कौन लोग हैं ये? अब पता नहीं कौन है आकाश भाई, अब हम उतना टाइम भी नहीं कि पता करें, लेकिन कई लोग तो वेश बदल के करते हैं। वो जो होते हैं वो होते नहीं। अच्छा, मतलब नकली आईडी बनाकर? नकली आईडी बना के, फेक आईडी के साथ होते हैं। और कई लोग पकड़े भी जाते हैं। अभी एक कोई व्यक्ति पकड़ा गया जो अपना कंचन नाम रखते थे, बड़ी लड़की की एक सुंदर सी फोटो लगाते थे, और वो बाद में पकड़े गए। काफी लोग उनको फॉलो करने लगे थे। तो फेक आईडी का भी बड़ा चलन हो गया है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, सबकी क्या है, हम लोग 125 करोड़ 130 करोड़ की संख्या वाले देश हैं। अगर लोग अपनी बात तरीके से कहने लगे तो फिर हमें भी मन करेगा, चलो आज फेसबुक पे देखते हैं कौन कौन क्या बोला है। अब पता चले जैसे ही देखे तो उसी में 10 तो अच्छा मैसेज है, तो एक तो माँ बहन कर रहा है। अब यार क्या हो गया इसको समझ में थी। तो इस तरह की चीजों के लिए मैं अपील कर रहा हूँ, और ये सारे लोगों के धीरे 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 ये बात बढ़नी चाहिए। मैं इस मुद्दे पर चाह रहा था कि आपसे बात ना करूं, लेकिन आपने जब जिक्र किया सोशल मीडिया का तो ये सवाल मैं आपसे पूछ ही लेता हूं। दिल्ली में अभी कुछ लोग एक जगह पकड़े गए, वो कोरोना पॉजिटिव थे। हर किसी को मालूम है कि वो लोग कहां थे। उसे जिस तरीके से रंग दिया गया, क्या मनोज तिवारी इस बात से सहमत हैं? या उस पर में जिस तरीके की बात की जा रही है, कोई तो कहीं भी इस तरीके की स्थिति हो सकती थी जब कि किसी को ये नहीं मालूम है कि कौन कोरोना पॉजिटिव है, किस तरीके से कोरोना फैल रहा है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो जिनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। और दुनिया के कई देशों में आप इस तरीके के केस जो है वो सामने आए हैं, कई देशों में। लेकिन हिंदुस्तान में उसे जिस तरीके का रंग दिया गया, खास करके दिल्ली में, तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष होने के नाते मनोज तिवारी उसे किस तरीके से देखते हैं? मैंने इसको जिस एंगल से मैं देखता हूं वो भी, और जो मैंने कहा वो सब कुछ सोशल मीडिया पे है। मैंने बार बार कहा कि जो निजामुद्दीन में जो घटना घटी, आप उसी का इशारा कर रहे हैं, उसको पूरी मुस्लिम कम्युनिटी से मत करो। मैंने बार बार कहा कि
एक जगह कुछ लोग इकट्ठे थे, उनका व्यवहार कैसा था या वहां से निकल के उन्होंने किन परिस्थिति में क्या क्या किया, लेकिन इसको पूरी मुस्लिम कम्युनिटी से जिन लोगों ने जोड़ा वो ठीक नहीं था। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने वो कार्य किया और वो समझने की बजाय और उसको फैलाते रहे, वो तो निश्चित रूप से बहुत ही आपत्तिजनक है, आपत्तिजनक था, आपत्तिजनक है। लेकिन इन सारी चीजों में सरकार की मंशा क्या है? उनको बचाने की मंशा। वो हमारे देश के नागरिक थे, कुछ लोग विदेशों से आए थे, वो वीजा उनका अलग था, काम अलग कर रहे थे, वो तो एक जांच की बातें हो जाती। लेकिन हम तो बचाना, सरकार बचाना चाहती है, उसके लिए उन लोगों को भी एक अच्छा परिचय देना चाहिए था। लेकिन उस उनके नाम पे पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को ही ऐसा कह के बोलना ठीक नहीं था, जो कि कई कई जगह हुआ। और यही चीज को रोकने की, और ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं, इनको रोका जा सकता है। इससे हमारे देश के वातावरण पे असर पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। आपने अपने तरफ से अपने कार्यकर्ताओं में कोई अपील की कि इसे कम से कम हिंदू मुस्लिम का रंग ना दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल मैंने किया, बिल्कुल मैंने किया है। मैंने चैनलों पे बहस में भी बोला हूं कि इस घटना को मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ के न किया जाए, जो दोषी हैं उनको दोष दिया जाए और उनको ठीक करने की, सुरक्षित करने की कोशिश की जाए। मनोज भाई, सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल है कि ये जो कोरोना है, ये कोरोना इस दौर में इंसानियत की भी पहचान करने आया है। लेकिन जिस तरीके से इसे रंगा गया, मैं रंगना शब्द का ही इस्तेमाल करूंगा, और लगातार कई दिनों तक ये खबरों में बनी रही, ये लगातार स्थिति बनी रही। वो स्थिति कैसी उत्पन्न हुई? ये अचानक तो नहीं हुई होगी, इसके पीछे तो कोई किसी ने एक खाद पानी देना शुरू किया होगा। देखिए, हम अभी भी बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने उस मरकज में भाग लिया, भाग लेने के बाद भी वो अपने को छुपाते रहे, उनका तो दोष है ही। उनको कहीं से भी उनको उनके व्यवहार के लिए बरी नहीं किया जा सकता। लेकिन वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी से अगर जिसने भी जोड़ा है, वो गलत है। आप इसे गलत मानते हैं? हाँ, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ देना ये ठीक नहीं है, गलत है। आपको क्या लगता है लॉकडाउन और बढ़ेगा? आकाश जी, मुस्लिम कम्युनिटी के ही बहुत सारे लोग उस घटना की, उन लोगों की बहुत निंदा किए हैं। हमें कई लोगों ने मुझे बताया कि भाई, जो निजामुद्दीन में जो लोग इकट्ठे हुए थे, उनका बहुत ही आपत्तिजनक व्यवहार है, वो समारोह करना गलत है, क्योंकि करबला बंद है, काबा बंद है, पूरी दुनिया बंद है, मिलाद नहीं हो रहे हैं, तो फिर मरकज क्यों? तो ऐसी बातें करते हुए पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में ही बहुत सारे लोग इन लोगों की निंदा करते हुए देखे गए। इसलिए सारे मुस्लिम कम्युनिटी को जिसने जोड़ा होगा या कोशिश की होगी, सरकार का उद्देश्य था कि जो लोग गलती किए हैं उनको समझाया जाए, और अगर किसी ने दूसरा रूप अपनाया या पीछे भी, तो इस पर्टिकुलर घटना के आप इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया तक में कई लोग सामने आए बयान देने, कई लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल से ऐसी बातें लिखी हैं, अपने फेसबुक पेज से लिखी है। आप इस बात से तो सहमत होंगे ना? वो कौन लोग थे? आप जैसे कह रहे हैं कि आपका मकसद ऐसा नहीं था, तो फिर वो लोग कौन लोग थे जो ऐसे इसे रंग देने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, जिसने भी किया हो, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात में नहीं जाऊंगा आकाश भाई, लेकिन इस पूरी समस्या का कहीं तो अंत होना चाहिए ना। आइए आज ही से शुरुआत करते हैं। आकाश और मनोज तिवारी
कि इस बातचीत के बाद से हम लोग एक अभियान फैलाते हैं भाई,